अब हम आपसे मुलाकात करवाते हैं डीआईसी मैनेजर से कि वो हमें बताए डीआईसी कंपनी के बारे में। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुश्किल साहब, क्या हाल है आपका? सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? ठीक ठाक है, तशरीफ रखें जी। बताइए कुछ हमें डीआईसी के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, और डीआईसी क्या है और इसका क्या रोल है। सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें डीआईसी की, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए भी और पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए भी जानना। तो मैं सबसे पहले आपको डीआईसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। डीआईसी बेसिकली जापान बेस्ड कंपनी और हमारे मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा इनके साथ जॉइंट वेंचर है। और अगर डीआईसी की देखा जाए तो इस वक्त डीआईसी की जो प्रेजेंस है वो इस वक्त 63 कंट्रीज के अंदर है। और इस वक्त जो हमारी टेरिटरीज हैं इन 63 कंट्रीज के अंदर वो है 190 के करीब। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो डीआईसी है वो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर है इंक इंडस्ट्री के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो डीआईसी है वो मार्केट लीडर का रोल प्ले कर रही है। और मैं इसमें एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ, वो ये है कि जो डीआईसी है उसका जो असल ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर वो यही है कि हम अपने कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक पूरा उतरें। और हमारी यही कोशिश है कि हम अपने सर्विस में, अपनी क्वालिटी में कभी किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बताइए। हाँ जी, मैं मार्केटिंग और सेल्स के मतलब जाने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो डीआईसी है वो किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हम इंक जितनी भी कैटेगरी है उसके अंदर ऑटोग्रेव इंक्स, फ्लेक्सो इंक्स, ऑफसेट इंक्स, इसके अलावा वाटर बेस इंक्स, और अभी रिसेंटली हमने एक दो चीज़ें लॉन्च की हैं। इसमें एक टेक्सटाइल की इंक्स भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो ये है कि हमने इस वक्त एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ कॉल्ड वुड कोटिंग। और ये भी आपकी जो पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके लिए इंशाल्लाह एक आप समझ लें एक फर्स्ट मूविंग एडवांटेज हमें मिलेगा। और ये चीज़ अभी रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस करवाई है और इसका बहुत अच्छा मार्केट फीडबैक मिला है मेरा। आप चलिए दिखाइए जरा। आपका वो दूसरा सवाल मैं एक्सप्लेन कर दूं, सेल्स एंड मार्केटिंग का डिफरेंस, तो ये भी मैं आपको बता दूं। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो सेल्स तो आपको पता है कि जो हमारी रेगुलर जो प्रोडक्ट्स होती हैं हम उसको सेल कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली मैं उस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ शकील साहब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है इस वक्त B2B इंडस्ट्री के अंदर। ये इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ लें कि कोई भी चीज़ जब तक दिखती नहीं है तब तक बिकती नहीं है, ठीक है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमें मुख्तलिफ चैनल्स B2B के अंदर भी यूज़ करने चाहिए, जैसा कि इस वक्त डीआईसी कर रहा है। इसके अंदर जितने भी सेमिनार्स हैं हम उनमें जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी एग्जीबिशंस हैं हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इस वक्त मैगजीन्स हैं इंडस्ट्री के उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जितने भी इंडस्ट्रियल विजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तमाम चीज़ों के अंदर। हमारे पास बहुत ज़्यादा डेलीगेशंस आते हैं और वो आकर पैकेजिंग डीआईसी का विजिट करते हैं। हम उनको पैकेजिंग के मुताबिक बताते हैं, इंक्स के मुताबिक बताते हैं। तो आप समझ लें एक अवेयरनेस सेशन है। और अगर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम बहुत अनकरीब सोशल मीडिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल करने लगे। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ अपना जो बड़ी ज़रूरी है शकील साहब, यहाँ पर मेरी खासकर जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए, वो ये कि अगर आपकी जितनी सेल्स और मार्केटिंग की टीम स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप मार्केट में पेनिट्रेट कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल हर फोरम पे देता हूँ, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर भी उस एग्जांपल को मैं कोट करूँ ताकि वो तमाम लोगों तक पहुंचे। और वो ये कि जब अगर आप अज्यूम करें कि एक एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे जहाज खड़े हैं और वहां पर एक F-16 खड़ा है, तो आप ये समझें कि उस एयरपोर्ट के ऊपर सबसे कीमती चीज उस वक्त F-16 है। लेकिन याद रखिए, जैसे ही F-16 हवा में फ्लाई करेगा तो F-16 का जो पायलट है वो F-16 से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं वो जैसे ही अपनी कंपनी से बाहर जाते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, अपनी चीज़ों को मार्केट करने के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल वैसे ही बढ़ जाती है जैसे कि उस पायलट की बढ़ी है। तो इस चीज़ को हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए। और मैं खासकर जितनी भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है और इसके अलावा बाकी इंडस्ट्री है उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि काइंडली ये जो सेल्स और मार्केटिंग है ये आप लोगों का फेस है, इस पर आप काम करें, इस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। यही चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को ग्रो करेंगी। और जब पाकिस्तान ग्रो करेगा तो डेफिनेटली सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे। अब चले सर। जी क्यों नहीं जी, आइए आपको मैं जरा मुख्तलिफ चीजों का विजिट करवाता हूँ जी।
ओके नवी साहब, ये जो बोर्ड लगा है इसका क्या पर्पज है और क्यों लगाया गया? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल से मैं इसके लिए सबसे पहले हैदर साहब को रेफर करूंगा। ये हमारी EHS मैनेजर है, आपको इंशाल्लाह इस चीज के मतलब एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सेफ्टी है ये सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये सारी पैकेजिंग के अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्री उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हैदर साहब आप बताइए मुझे कि ये बोर्ड क्यों लगाया गया और ये इसका क्या पर्पज है? ये बोर्ड बेसिकली दो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो EHS के हैं, उसको सेफ्टी के हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो इंजरी फ्री डेज, जैसा कि लॉस्ट टाइम इंजरी जो होती है, किसी भी किस्म कोई ऐसी इंजरी जिसके रिजल्ट में विद इन 24 आवर्स हमारा स्टाफ वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन ना कर पाए, उसको LTI कहते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी। 2176 डेज से हमारी कोई इंजरी नहीं हुई है इस तरह की, और ऑन टॉप ऑफ इट हमारे 973 डेज से वी आर फायर फ्री। ये पूरे पाकिस्तान का डाटा बता रहे हैं या जस्ट ये DIC लाहौर का? ये जो स्टैट्स हैं ये DIC पाकिस्तान लिमिटेड के हैं, विच इंक्लूड्स बोथ आवर कराची एंड लाहौर फैक्ट्रीज। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी जब इम्प्लीमेंट करवाते हैं हम, तो बहुत सी डिफिकल्टी फील होती है, बहुत से यहाँ पे मुश्किलात आती हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे हैंडल किया आपने? जी बिल्कुल, इट इज़ अ चैलेंजिंग फील्ड एक्चुअली, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग अ पॉजिटिव EHS कल्चर, but alhamdulillah we have achieved this by repeated communications or strong implementation of the SOPs all around our plants. बहुत सी कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट गैर जरूरी समझती हैं, वो कहती हैं कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर इक्विपमेंट टाइम और ट्रेनिंग पर्पज ज्यादा जाता है टाइम। तो इसके बारे में बताएं कि उन लोग इनके बेनिफिट कितने हैं, इनके बारे में बताएंगे। जी, इफ यू सी एट द बिगर पिक्चर, आप अगर देखें तो शायद आज की इन्वेस्टमेंट आपको सेफ्टी के ऊपर एक दिन आज इन्वेस्ट करना, 1 रुपया आज इन्वेस्ट करना आपको शायद बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर में इसको देखें कि कल को ये शायद आपका किसी बहुत बड़े हादसे से आपको सेव कर रही होगी सेफ्टी, तो उससे आपको ये एडवांटेज हो सकता है कि आप नुकसान से बच जाएंगे बड़े, जिससे आपका एसेट लॉस हो सकता है, प्लस सबसे ज्यादा कीमती होती है इंसानी जान। तो इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अगर आप सेफ्टी को प्रोटोकॉल्स को अपनी इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव यू फ्रूट्स। या आपके पास आपके प्लेटफॉर्म के साथ हजारों कंपनीज अटैच हैं, सो आप लोग इसके लिए कोई प्रोटोकॉल है कि आप उनको भी हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं? जी जी बिल्कुल, हम काफी अरसे से पिछले अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के साथ बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अपने कस्टमर्स के लिए भी हम इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर के प्रेमिसेस में जाके उनके सेफ्टी के ऑडिट्स भी कंडक्ट करते हैं, प्लस उनको अवेयरनेस सेशंस भी करने के लिए कंडक्ट करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। ये बहुत अच्छा मैसेज है प्रिंटिंग फील्ड में और फार्मास्यूटिकल में और बहुत सी फूड इंडस्ट्रीज में। सो हमें ये ट्रेनिंग हर एरिया में जरूरत है, हर कंपनी में। सो आपको अगर इस अदारे के साथ अटैच है तो लाजमी आपको इनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, एक रिव्यू में लेके जाना चाहिए, इनकी टीम को विजिट करवाना चाहिए, और उसमें आपकी सेफ्टी और सीखने में और जो एक्सीडेंट है और फायर इंसिडेंट से बचाया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू। नवी साहब, मुझे लैब के बारे में बताइए। लैब आप किस तरह काम करते हैं, लैब टेक्नीशियन कैसे काम करते हैं? शकील साहब, बेहतर यही कि मैं इस सिलसिले में ना आपको लैब का विजिट भी करवाता हूँ और हमारे जो जितने भी टेक्निकल स्टाफ है उनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। इंशाल्लाह वो आपको इस सिलसिले में काफी चीजें बताएंगे। ओके, लेट्स होगी। नहीं जी, हम ये सबसे पहले कैप पहनने के लिए हमें लैब में जाने के लिए पहले कैप बहुत जरूरी है। जी निशा जी, ये हमारी इस वक्त टेक्निकल लैब है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं। हमारे जितने भी स्टाफ है इस वक्त सब वर्किंग कर रहे हैं, तो आप आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये लैब काम करती है और किस तरीके से हम कस्टमर को सर्विस देते हैं। इस सिलसिले में मैं तारिक साहब हमारे टेक्निकल ओवरऑल लीड कर रहे हैं, चीजों को मैनेज करते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तारिक साहब प्लीज सर एक्सप्लेन करें कि हम किस तरह से चीजों का आगाज करते हैं और किस तरह से चीजों को आगे लेके चलते हैं और कस्टमर को किस तरह सर्विस देते हैं और इससे उनको क्या फायदा होता है। निशा बताइए कुछ, ये DIC लैब क्या बता रहे हैं? हमारी जो DIC लैब है इसके हमारे 2-3 सेगमेंट्स हैं, 2-3 एरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा
है कस्टमर सपोर्ट का एंड कस्टमर सर्विसेज का। उसमें से सबसे पहले हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स टीम है, वो कस्टमर रिक्वायरमेंट से हमें इन्फॉर्म करता है। अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी डेवलपमेंट है, किसी प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ शेड मैचिंग वगैरह, तो वो हमारी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर इंक्वायरी से, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम चीजें अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको पता चल जाता है कि वो फ्लेक्सो है, ग्रीवियर है, ऑफसेट है, वो प्रॉपर हमें लाइक जिस तरह हमारा ये इंक्वायरी फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा, तो ये फॉर्म की सूरत में हमें जितनी डिटेल कस्टमर की चाहिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इंक रिक्वायरमेंट, सबस्ट्रेट्स एंड जो इसमें शेड वगैरह चाहिए, वो कस्टमर हमें इस फॉर्मेट में देता है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम जो है अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी इट्स मीन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, प्रोसेस इन हाउस, आपके पास कुछ कोड होते हैं जो आप कस्टमर को देते हैं, उसके एंगेजमेंट प्रोटोकॉल इन हाउस आपके पास कंप्लीट है। आपके पास शेड वेरिएशन का कोई चांस है? नो शेड वेरिएशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक्टिविटी हम पहले शेड मैच करते हैं, उसका हमारे पास मास्टर सैंपल होता है, कस्टमर को हम उसका शेड कार्ड प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके मुताबिक हमारी क्वालिटी प्लान के मुताबिक प्रोडक्शन होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल होती है, और फिर कस्टमर को जाके वो शेड डिलीवर होता है, तो उसमें नो चांस ऑफ शेड वेरिएशन। अच्छा, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये कर रहे हैं शेड को, ये ड्राडोन है कि ये हमारी जो इंक की एप्लीकेशन है, लाइक दिस इज द रेप्लिका ऑफ ओवर रोटोग्रेवियर सिस्टम। ठीक है। लाइक आप समझिए रोटोग्रेवियर पे जो एक्टिविटी हो रही है उसको रेप्लिकेट किया। लाइक ये हमारा टिन टेस्टर है, इसके अंदर ये 3 ग्रेड प्लेट है, इंप्रेशन रोलर है, ब्लेड है, तो इससे फिर हम जब इंक अप्लाई करते हैं, तो इंक अप्लाई करने की सूरत में ये हमारे शेड कार्ड आते हैं। इस शेड को हम जो है अगेन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मैच करते हैं और फिर कस्टमर को सप्लाई करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो वेरिएशन चाहते हैं, जो आप मार्केट में जो चीज वेरिएशन, लेकिन आपके सैम्पलिंग कितना टाइम तक आपके पास डाटा रहता है? कम से कम हम जो अपने जो मास्टर सैंपल्स है फॉर 1 ईयर एंड बैच सैंपल अगेन फॉर 1 ईयर जो हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, तो रिटेन हमारे बैच रिकॉर्ड जो है बैच सैंपल और कॉस्ट ऑर्डर का 1 साल तक रहता है। यानी कि अगर कोई सैंपल कोई अप्रूव होता है, कोई कलर एक दफा किसी कंपनी में चला जाता है, लेकिन वही टोन रहेगी इंटिल जब तक वो चेंज नहीं करवाए, जब तक हमें कस्टमर रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं आएगी कि हमारा ये वाला कोड है, इसके अगेंस्ट शेड हमें दोबारा आप मैच कर दें, या ब्रांड की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है यार हमारा शेड ये चेंज हो गया, तो आप हमें चेंज कर दें, उस रिक्वेस्ट के साथ हमारा उस कोड का शेड चेंज होगा, अदरवाइज में देयर इज नो चेंज। आपके पास इंटरनेशनल इक्विपमेंट सारे हैं, जो इंटरनेशनल डीआईसी एक्चुअली इंटरनेशनल कंपनीज है, तो इनके अंदर जो इनके रिलेटेड बिजनेस है वो सारे इक्विपमेंट इंटरनेशनली है, सब कुछ टेस्टिंग इन हाउस ही है। जी, हम जितनी भी टेस्टिंग है हमारी डेवलपमेंट की टेस्टिंग प्लस इनकमिंग हमारी जो इंस्पेक्शन है या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन है, ये कस्टमर की डेवलपमेंट की जितनी इंस्पेक्शन है, वो ऑल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द प्रिंटिंग इंक एज वेल एज प्रिंटिंग इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है। अरे न्यू बिजनेस स्टार्टअप आता है, न्यू टीम आती है, न्यू कंपनी इंस्टॉल होती है, तो उन कंपनी को, जो कंपनी नए सिस्टम में आना चाहते हैं, तो उनको उनके लोगों को ये इक्विपमेंट चलाने में या ट्रेनिंग में कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है क्या? डीआईसी उनको उनके लिए क्या प्रोटोकॉल? हमारे पास ये होता है कि जो भी हम अपने जो कस्टमर्स हैं, लाइक हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऑपरेटर्स हैं, या उनका जो प्रिंटिंग स्टाफ है जो फ्लोर पे काम कर रहा है, उनको प्रॉपर बुला के हम ट्रेन करते हैं। यहाँ पे उनको इनिशियल इंफॉर्मेशन इंक से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, सबस्ट्रेट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी जगह पे प्रेमिसेस में परफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारे डेवलपमेंट का जो है, ये वाला जो कस्टमर के साथ डेवलपमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस और उसके हवाले से, तो ये हमें इंडस्ट्री को एज वेल एज हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो ये आपके पास जो स्टाफ है वो वो केमिस्ट रिलेटेड आप रखते हैं? हमारी जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है उसमें बेसिकली तो जो हमारे डेवलपमेंट के ये कस्टमर सर्विस है उसमें मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पे हमारे जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग हैं लाइक प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स के, वो लोगों को हम हायर करते हैं। अब हमने जो है दूसरा प्रोग्राम शुरू किया जो एमटीओ, उसमें हमारे पास अपना एमफिल और इवन पीएचडी को भी हम हायर करें फॉर द हायर लेवल ऑफ रिसर्च। जैसे पूरी दुनिया इनोवेशन पे जाती है, डे बाय डे वो R&D कर रहे हैं, डे बाय डे वो सीख रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी प्रोटोकॉल है? कोई ट्रेनिंग पर्पज है? कोई ट्रेनिंग के लिए जाते हैं? कोई आप कुछ लोगों को हायर करते हैं कि डे बाय डे इनमें जो इनोवेशन आ रही है उसको ट्रेनिंग की करवाई जाए लोगों को? जैसे हमने आपको बताया कि डीआईसी इंटरनेशनल कंपनी है, तो हमारे जो एक्सीलेंट सेंटर्स हैं, लाइक हमारा जो यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, एक हमारा थाईलैंड के अंदर है, और फिर वर्ल्ड वाइड जो जापान के अंदर हमारा सेंटर है, तो हमारे जितना भी स्टाफ है ये सारा ट्रेंड है फ्रॉम जापान एंड थाईलैंड, जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं
तो हम जैसे हमारा जो न्यू हायरिंग होती है उसको इनिशियल ट्रेनिंग के बाद हम तकरीबन कोई बाज़ दफ़ा को 3 महीने 4 महीने इवन 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर के तौर पे लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए हम उनको भेजते हैं। थैंक यू। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि जितने भी लोग ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में हैं, जो न्यू कमर हैं, जो न्यू इंडस्ट्रियल में आए हैं, क्योंकि शेड वेरिएशन बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। आपके पास 30 सेकंड होते हैं, आप किसी भी डिजाइन को चूज करें, लेकिन अगर वही शेड वेरिएशन होगा तो आपका इम्पैक्ट प्रोडक्ट का वीक हो जाता है। तो प्रोडक्शन के अंदर 99% रोल आपकी प्रोडक्शन और क्वालिटी और उसकी डिजाइन के ऊपर होता है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी स्टार्टअप कर रही है, उसको अपने न्यू स्टाफ के लिए ट्रेनिंग करनी है, उन्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, उन्हें शेड वेरिएशन से बचना है, उन्हें अपने टेस्टिंग पूरे करने हैं, तो वो ये अदारा वाहद है DIC, जिसके पास इंटरनेशनल स्टाफ आता है, इन्हें ट्रेनिंग देता है, ये अटैच है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डॉक्यूमेंटेशन में, सिस्टमैटिक में। सो आप लोग इसका फायदा उठाएं और जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज किया जाए। डोंट बी हेजिटेट कि हम ट्रेनिंग के लिए स्टाफ भेज रहे हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं। सो आप डे बाय डे एक प्रैक्टिस करवानी चाहिए अपने स्टाफ को, और एक सेशन रखना चाहिए DIC टीम के साथ जो इसमें स्किल्ड हैं और एक्सपर्ट हैं। सो आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व हो जाए। थैंक यू। जी मुझे बताइए जरा, ये जो स्टाफ है आपका, ये एक्सपर्ट है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। इसमें मैं शकील साहब आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पे टेक्निकल लोग आपके सामने इस वक्त बैठे हैं, ये सारे इस वक्त ग्लोबली नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं जो हमारा इंटरनेशनल है। क्योंकि इसमें आपको भी एक्सप्लेन भी किया था कि DIC जो इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, इनका सबसे ये चीज होती है कि जो भी इन्होंने गाइडेंस लेनी है, जो भी टेक्निकल चीजें लेनी है, वो ये अपने उन तमाम एक्सपर्ट से पूछते हैं और तमाम के सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं। या मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, या पीछे हमारी एक लैब देखते हैं। बेसिकली जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह आता है, उसकी वेरिफिकेशन करनी हो ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन तक कोई डिफेक्टेड मटेरियल ना पहुंचे, वो सारी उसकी रिसर्च यहीं पर होती है। तो मेरे ख्याल से अगर इस लिहाज से देखा जाए तो माशाल्लाह ये चीज DIC पाकिस्तान में अवेलेबल है, और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं इस चीज से मैक्सिमम फायदा उठाएं। और अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी कोई लैब डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रानिया जमशेद है। आई एम द न्यू MTO सेल्स एंड मार्केटिंग किया DIC। मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस का। ऑब्वियसली मैं LSE से आई हूँ, मैंने अपना BBA किया हुआ है। इट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू जो कि बुकिश नॉलेज होती है, बहुत प्रैक्टिकली आपको प्लांट को लेकर जाया जाता है प्रोडक्शन के अंदर कि इंक्स के पूरा प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक क्या होती है, एंड एवरीवन इज़ वेरी वेलकमिंग। सब आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, हर रोज़ आप कुछ नया सीखते हैं, एक consistent learning process है। So I would encourage everyone to come to DIC to visit the plant to see how it works, because सब बहुत welcoming है, बहुत अच्छा atmosphere है learning का। अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम मुनिसा तालिब है एंड मैं DIC में एडीएम प्रोडक्शन काम कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट फॉर अ ईयर नाउ। आए चले मैं आपको अपनी ऑटोमेटेड प्लांट की ओवरव्यू देती हूँ। ये हमारा ऑटोमेटेड प्लांट है। ये वर्किंग इसके प्रिंसिपल ऐसा है कुछ के यहाँ पे रेसिपीज जो है इस ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है। रेसिपीज ऐप में ऑलरेडी फीड है। वी जस्ट हैव टू टेल कि ये इंक जो है हमने बनानी है, वी गिव देम द क्वांटिटी एज वेल। उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटेड जो है हमारी डिस्पेंसिंग होती है, जिसमें एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा, एंड इंश्योर कि हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। थैंक यू। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और DIC तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं आपको एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी एक इंडस्ट्री का मिसहैप है कि कोई ऑफिशियल नंबर पब्लिश नहीं होते। तो ये हमारा डेटा है कुछ लोगों की मदद से, कुछ इंपोर्ट डेटा और कुछ सप्लायर से डिस्कशन से एक नंबर जो हमारे सामने आया। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे हिसाब से जो टोटल पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसकी जो कंजप्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप कह सकते हैं कि 2.7 मिलियन टन पर एनम।
अच्छा, इसका अगर हम ब्रेकअप की बात करें, इसके अंदर जितनी भी पैकेजिंग जो प्रिंट होती है हम उसकी बात करें, उसके अंदर साशे आ गए, रैपर्स आ गए, पाउचेस आ गए, सीमेंट बैग आ गए, फर्टिलाइजर आ गया, कोरोगेशन कार्टन आ गया, जितनी भी ये इंडस्ट्री है हम इसकी बात कर रहे हैं, पर एनम 2.7 मिलियन टन की इसकी प्रोडक्शन है। और अगर हम इसको वैल्यू में बात करें तो वैल्यू तकरीबन 400 बिलियन पीकेआर जो है कोई पर एनम इसका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी, कोई 400 अरब रुपए। अब हम बात कर लेते हैं कि जी पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर टोटल कन्वर्टर कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है इसके अंदर ग्रेवियर फ्लेक्सो, तकरीबन अक्रॉस द कंट्री कुछ 300 प्रिंटर हैं जो पाकिस्तान में ग्रेवियर और फ्लेक्सो के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कोरोगेशन की बात करें तो तकरीबन 200 प्रिंटर हैं जो कोरोगेशन वाले सेगमेंट में, कोर उस सेगमेंट में काम करते हैं। सरप्राइजिंगली ऑफसेट जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो उसमें बहुत छोटी इंडस्ट्री है जो विजिटिंग कार्ड से लेकर कॉटन इंडस्ट्री तक को टारगेट करती है। तो उसके अंदर तकरीबन 4000 प्रिंटर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जो मेनली ऑफसेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये तो तकरीबन 4500 जो है प्रिंटर्स पाकिस्तान की पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर हम ये बात कर लें कि ये पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रही है इंडस्ट्री, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85,000 पीपल जो हैं वो डायरेक्टली एफिलेटेड हैं इस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से। तो पाकिस्तान के अंदर कोई 85,000 जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ये पैकेजिंग इंडस्ट्री की तरफ से जनरेट हो रही है। आप देखें कि इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री। अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को कि वो आपके साथ काम करें और क्यों करें? इसमें जी मेरा बड़ा कैटेगोरिकली एक बड़ा क्लियर मैसेज है, वो ये है कि चूज वाइजली। आप एक प्रिंटर हैं तो आप अपना कस्टमर वाइजली चूज करें, आप अपना सप्लायर वाइजली चूज करें, आपके पास जो एम्प्लॉई है उसको वाइजली चूज करें। मैं जो कि एक सप्लायर हूँ, मैं अपने सप्लायर की बात करता हूँ। जो हमारा कस्टमर है वो मेनली कन्वर्टर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो डिफरेंट रॉ मटेरियल परचेज करता है और उसके बाद एक फाइनल पैकेजिंग कन्वर्ट करता है। देखिए आप, वो फिल्म परचेज करता है, एडिसिव परचेज करता है, ब्लीड परचेज करता है, सिलेंडर परचेज करता है, सॉल्वेंट परचेज करता है, लास्टिंग परचेज करता है। इनके एक वाहिद कंपोनेंट ऐसा है जिसके साथ वो प्ले करता है, बाकी सारे रॉ मटेरियल एज इट इज यूज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्म है, वो उसको लेता है प्रिंट करता है, उसके अंदर वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता। लेकिन अगर इनकी बात करें, हमारे कस्टमर हैं, हमसे सेमी फिनिश भी लेते हैं, फिनिशिंग बनाते हैं, डिफरेंट कलर के साथ उसकी स्ट्रेंथ के साथ प्ले करते हैं, डिफरेंट कलर को मिक्स करके तीसरा कलर लेके आते हैं। और जब भी प्रिंटिंग हो रही होती है तो एक वाइट कलर है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल है जो इफेक्ट करते हैं। मींस टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सॉल्वेंट है, मॉइस्चर है और स्किल है ऑपरेटर के। तो ये सारे जो वेरिएबल हैं ये उसको हिट करते हैं। तो जब भी आप अपना सप्लायर चूज करें, स्पेशली मैं अपने जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर हैं उनको ये मैं एडवाइस करूंगा कि हम उनको एक तो अपना कस्टमर ही कंसिडर करते हैं, उनको अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर कंसिडर करते हैं। सेकेंडली हम उनको एक सेल नहीं करते, हम उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप अपना कोई बिजनेस पार्टनर चूज करें, मेक श्योर कि वो आपका सप्लायर ना हो, वो आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि जितना कस्टमर इंपॉर्टेंट है इतना आज के दिन में आपका सप्लायर भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जब आप अपना सप्लायर चूज कर रहे हो तो ये आपको एक कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहिए कि क्या उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि आपके हर मुश्किल का उसके पास सोल्यूशन है। अब मैं डीआईसी की बात करूं, मैं इतना फख्र से कैसे बात कह सकता हूं कि अगर कलर की बात है तो डीआईसी से बेहतर कलर को कोई नहीं जानता। उसके पीछे ये स्टेटमेंट देने के लिए मुझे 68 कंट्रीज की सपोर्ट हासिल है, 198 सब्सिडरीज जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है उनकी सपोर्ट हासिल है। डीआईसी पाकिस्तान के अंदर मोर देन 25 केमिस्ट है हमारे पास, उनकी सपोर्ट है। मोर देन 20 सेल्स पर्सन है, उनकी सपोर्ट है। और कस्टमर का फीडबैक है। और इन सबसे बड़ी बात जो आपके चैनल से मैं आज अपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर को भी बताता हूँ कि डीआईसी को 2024 के अंदर पाकिस्तान में 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डीआईसी एक वाहिद इदारा है जो 30 साल से लोग अपने कस्टमर्स की स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर की खिदमत में दिन रात लगा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी टैक्स के लिए बहुत आता है कि आपकी कंपनी क्या टैक्स पेड है और या आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या इस कंट्रीब्यूट करती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आज इस मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप हर मीडिया पे देख होंगे यही बात चल रही है टैक्स से रिलेटेड ही।
तो पाकिस्तान में DIC की अगर मैं बात करूँ 2023 में हमने 1.3 बिलियन का टैक्स पे किया। मैं सिर्फ DIC की बात कर रहा हूँ। 1.3 अरब रुपए का टैक्स DIC ने किसी न किसी सूरत में पे किया है। अगर हम बाकी मार्केट की बात करें, अगर आप हमारे कंपेटिटर की बात करें तो हम उससे बेहतर जानते हैं कि कितने लोग टैक्स पे करते हैं, कितना पे किया होगा। हमारे पास अगर आप एक बाल पॉइंट की बात करें, अगर वो इन हो रहा है तो वो भी विद टैक्स इन होगा, और मेरे पास से अगर एक फ्री ऑफ कॉस्ट जेरी कैन भी जा रहा है ना, तो वो भी विद टैक्स आउट। मीन्स हमारे जितने सप्लायर हैं, हमारे जितने कस्टमर हैं, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% टैक्स पेयर है और मौजूद शहरी। अच्छा, अभी हम ये करते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को, जो अभी मुश्किलात का सामना समटाइम उनके पास लेफ्ट आउट इंक है जो एक्सपायर हो चुकी होती है, उसके लिए आपका क्या प्रोटोकॉल है? दूसरा, उनकी जो मैन पावर ट्रेनिंग है, उनकी लैब वालों को जो ट्रेनिंग है हैंडलिंग की, उसमें आप लोग हेल्पफुल हैं या? जी, इसमें मैं आपको अपडेट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि जो हम इंजीनियरिंग सेल करते हैं, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आज की दिन में हम कौन सी सर्विसेज हैं वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पार्टनर्स को ऑफर कर रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम देखें सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और सेफ्टी स्टार्ट फ्रॉम मी फ्रॉम अस, कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर अपने कस्टमर को सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं। हम सेफ्टी सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, हम हर सेमिनार हर ट्रेनिंग में सेफ्टी से स्टार्ट लेते हैं। हम अपने कस्टमर का फ्री ऑफ कॉस्ट सेफ्टी ऑडिट करते हैं और उनको फाइंडिंग्स हाईलाइट करते हैं और उन फाइंडिंग्स को क्लोज करने में उनकी सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली, उसके बाद अगर आपने लेफ्ट ओवर की बात की तो DIC के लिए बड़ा प्राउड फैक्टर है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम उनको जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं उनका जो लेफ्ट ओवर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको रीप्रोसेस करके देते हैं। रीप्रोसेस के बाद अगर उसमें कोई चैलेंज आता है वहाँ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके आप बेचते नहीं हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। हम सोल्यूशन के साथ खड़े होते हैं, उनको आप ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो उन अदारों को चाहिए, बहुत से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वालों को चाहिए कि इनके साथ काम करें, इनके साथ ये नहीं कि बिजनेस करें, इनके साथ ट्रेनिंग लें, काम नहीं भी करें लेकिन ट्रेनिंग लें इनके साथ, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें, इनसे मशवरे करें, सोल्यूशन लें। और जब भी हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे 4 फैक्टर मेजर करते हैं। 1 टेक्नोलॉजी, 1 इक्विपमेंट, 1 सबस्ट्रेट फॉर एवरीथिंग, और 3rd में मैन पावर स्किल। क्यों? सो इनके पास 2 चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्गली हैं, एक इनके पास रॉ मटेरियल है और दूसरा उसके पास हैंडलिंग है, मैन पावर स्किल है। सो हमें चाहिए, और पूरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो नए स्टार्ट कर चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो नई सिस्टम में आना चाहते हैं, जो अपने मैन पावर को ट्रेन करना चाहते हैं, वो आए, इनके साथ बैठें, इनके साथ सिटिंग करें और इनसे जो इनके पास इल्म है उससे इस्तेफादा हासिल करें और अपने लड़कों को ट्रेन करें, डे बाय डे वैल्यूएशन करें। और अपने इनके पास GC मशीन है जो वैल्यूएट करती है कस्टमर को, क्योंकि एंड ऑफ टाइम वो रहेगा, वो ग्रो करेगा जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। क्वालिटी बहुत मेन चीज़ है। जब आप अच्छे इक्विपमेंट के साथ चलते हैं तो आपको स्किल्ड मैन पावर और रॉ मटेरियल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो आप इनके पास आएँ, अपने मैन पावर की ट्रेनिंग करवाएं और इनसे देखें क्या ये जो दावा कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या कितने % ये अपने दावे में स्ट्रॉन्ग है। सो ये इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सपोर्ट है जो इंटरनेशनल काम कर रही है कंपनी। अगर कंपनी 63 या 69 कंट्रीज में ग्रो कर रही है, सो पाकिस्तान में भी इससे फ़ायदा हासिल किया जाए, ना कि ये मटेरियल सेल करते हैं, ये सोल्यूशन और आपके साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए खड़े हैं। सो मेरा ये मशवरा है कि आप जो भी नया इंडस्ट्री में आया, वो पाकिस्तान में एजुकेशन का काफ़ी गैप है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैन पावर स्किल के ऊपर और टेक्निकल लेनी चाहिए आपको सर्विस। सो थैंक यू।